नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। और यह प्रश्न जो आपके होंगे वो होंगे मेडिवल हिस्ट्री के। आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं और आपका इतिहास सब्जेक्ट होता है, यानी हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर। और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी विश्वविद्यालयों में बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में यही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं देखूंगा जो कि पिछले 3-4 सालों में परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। उन्हीं प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देख लीजिएगा। आपको बता दूं कि भले ही हमारा चेहरा आपको नहीं दिख पा रहा होगा, मैं डिजिटल बोर्ड पर इसको पढ़ाता, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है आपके पेपर से, क्वेश्चन पेपर से ही छांटे जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसी को व्यवस्थित करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाती है, इसीलिए बाकी मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता मैं कि इसको बहुत ज़्यादा जो है और इसको एडिट करके और एचडी क्वालिटी में बना सकूं। तो आप सभी लोग बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं परीक्षा से, कल परीक्षा देने जाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन फंसेगा। नहीं फंसता है क्वेश्चन, आकर के डिसलाइक मार दीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, जो भी करना होगा। बाकी आप विश्वास मान कर पढ़ोगे। पिछले 7-8 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बहुत ही विश्वास के साथ काफ़ी बच्चों ने परीक्षा में अपने बहुत कुछ हासिल किया है। ये ना केवल बीए के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। माइनर में सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, मेजर में है, सभी में यही आएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, और इसके अलावा आपका माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। आपको पढ़ना क्या होता है? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होता है जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास खास करके आपको पढ़ना होता है 1757 से 1857 तक, या फिर आप देखते हैं, हाँ बिल्कुल वही चीज़ पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो उसी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय, पुनरुत्थान माने होता है दोबारा से उत्थान हुआ वेदों का, या वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, ऐसे नारे किसने दिए हैं? ठीक है, तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को, चूंकि वेदों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इन चीज़ों को बताया। ठीक है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो है दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। आर्य समाज के प्रवर्तक हैं दयानंद सरस्वती जी। इन्हीं के नाम पर आप देखते हैं डीएवी जो कॉलेज चलता है, डीएवी स्कूल जो होता है, दयानंद आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज या दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय। तो जो डीएवी कॉलेज है बेसिकली ये दयानंद आयुर्वेदिक, यानी कि आर्य समाज से थे दयानंद सरस्वती। बड़े ही फेमस प्रसिद्ध पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी, ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम है। ठीक है, विवेकानंद जी जानते हैं आप सभी लोग इनको, इनके बारे में। रामानुजाचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन में राम भक्त शाखा के प्रवर्तक। तो ऐसे तमाम सारी चीजें। वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय, ये सब दयानंद सरस्वती जी को ही जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक युग का आपसे पूछेगा कि बताएं, ये बताएं कि जो है खास करके इनके बारे में पूछेगा। राजा राम मोहन राय, आधुनिक मतलब भारत का जो एक प्रकार से पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे क्वेश्चंस परीक्षा में खूब बार पूछे गए हैं, लगातार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बात ध्यान रखेंगे। कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश को भी किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है दयानंद सरस्वती जी की ही पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बड़ी ही प्रसिद्ध और बड़ी ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप बताएं, बताइए भैया। प्रार्थना समाज की अगर बात की जाए, बहुत ही फेमस प्रश्न है। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर इनके संस्थापकों की अगर बात की जाए तो ये संस्थापक बेसिकली जो है
आप देखेंगे महादेव गोविंद दानाडे जी ने इसका जो है वो किया था। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। महादेव गोविंद दानाडे इज राइट आंसर। ये सहयोगी थे बेसिकली, और जो मुख्य प्रवर्तक थे उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है अब नहीं, मतलब कि जब उनके वो संस्थापक थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका महादेव गोविंद दानाडे इसका करेक्ट आंसर होगा, चूंकि वो सहयोगी के रूप में थे, इन्हीं के साथ में थे और बढ़ चढ़ करके भूमिका रहे, मतलब कि 50-50% थे। तो आत्माराम पांडुरंग मिले भी तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद नानाडे मिले तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे फटाफट से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन खा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन आपका है तीसरा शिवनारायण अग्निहोत्री, और ऑप्शन डी है आपका रामकृष्ण परमहंस। करेक्ट आंसर बताएं। देव समाज का संस्थापक, देव समाज का संस्थापक जो थे वो कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री जी की अगर बात की जाए, ये देव समाज के प्रमुख संस्थापकों में से एक है। देव समाज की स्थापना जो करी गई थी 1887 में करी गई थी, ये बात आप ध्यान। कब करी गई थी बेटा? 1887 में करी गई थी। बेसिकली देव समाज जब कहाँ पर करा गया था? लाहौर में करा गया था। उस समय लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में तो पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका उद्देश्य था समाज में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और पाखंड को दूर किया जाए, नैतिक जीवन, सत्य, प्रेम और सेवा को जीवन का आधार बनाया जाए, शिक्षा और महिला उत्थान के लिए बढ़ावा देने के लिए ये विशेष करके बनाया गया था, नैतिक आचरण पर विशेष बल दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाद में आगे चल करके पंजाब में देव समाज कॉलेज की स्थापना भी इसी संस्था के द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे भैया, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक प्रश्न ये क्लियर हुआ कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। और कब करी थी? 1873 में करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले पूरा नाम है। पुणे महाराष्ट्र में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी जाती है। जो छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी, जाति भेद, अंधविश्वास, इसको समाप्त करने के लिए स्थापना करी गई थी। बेसिकली शूद्रों को, या जो अति शूद्र है, एकदम से निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको सामाजिक समानता दिलवाने के लिए ये संस्था काम करती थी उस समय, सत्य शोधक समाज। ठीक है, ब्राह्मणवादी परंपरा और पाखंड के विरोध में सत्य और समानता पर आधारित समाज की कल्पना करना इस संस्था का उद्देश्य रहा। ठीक है, सावित्रीबाई फूले महात्मा फूले की पत्नी थी, ज्योतिबा फूले की पत्नी आप देखते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी कही जाती हैं, ये बात भी ध्यान रखें, तो वो भी सहयोगी में थी इसके। और इसके अलावा नामदेव और फातिमा शेख, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए थे इससे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बताएं। गुलामगिरी पुस्तक को लिखा किसने बेटा? बिल्कुल महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की पुस्तक है, गुलामगिरी नाम की पुस्तक है। 1873 में पुस्तक प्रकाशित हुई है, और इसी पुस्तक के बाद में आप देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इसी साल हो जाती है। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। गुलामगिरी का मतलब होता है दास्ता या गुलामी के से बाहर निकल करके आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था सत्यशोधक आंदोलन? तो ये ज्योतिबा फूले ने चलाया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार पूछे जाने वाले समाज प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बताइए भाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवदयाल साहब जी, शिवदयाल सिंह या शिवदयाल साहब आप कह सकते हैं। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वर से आत्मिक मिलन यानी भक्ति का मार्ग दिखाया, नाम सुमरण पर ज़्यादा फोकस किया राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल सिंह जी ने। ठीक है, इनको स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। जो है शॉर्ट फॉर्म में आगरा उत्तर प्रदेश में इन्होंने स्थापना करी थी राधा स्वामी सत्संग की। ठीक है, ये बात नाम सुमरण पर बल दिया, बेसिकली सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं ये। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। राधा यानी कि राधा जो है आत्मा का प्रतीक है, और स्वामी जो है परमात्मा का प्रतीक है। तो इसी यानी राधा यानी आत्मा और परमात्मा यानी स्वामी, इसी के मिलन के उद्देश्य से ये जो है बनाया गया था। इस सत्संग का संस्थापना की गई थी, स्थापना करी गई थी, ताकि जो है राधा माने क्या होता है? राधा एक प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। राधा माने आत्मा और स्वामी माने होता है परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए जो मार्ग में जो नाम सुमिरण है,
उस पर फोकस किया है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इसी तरीके से ये भी बताते हैं। अगला प्रश्न आ चुका 19वीं सदी में महात्मा पारसी समाज सुधारक थे, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक जो उनका नाम था बहराम जी एम मालाबारी, राइट आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? बढ़िया क्वेश्चन से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित जी ने। जो है परशुराम पंडित जी ने किया था। और बाद में आप देखते हैं कि अगर ऑप्शन में वैसे महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए महादेव गोविंद रानाडे ने भी बहुत काम किया था, लेकिन यहाँ पर जो नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित जी ने किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक, फटाफट से आप बताएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं स्वयं राजा राम मोहन राय। स्थापना कब होती ब्रह्म समाज की? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है और किसने की थी? बताएं। बिल्कुल राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। भारतीय आधुनिक के जनक माने जाते हैं। 1828 में इसकी स्थापना होती है। 1815 में ही आत्मीय सभा की मतलब स्थापना होती है। बाद में वही चीज़ जाकर के ये बन जाता है, आत्मीय सभा 1815 में बनता है। वही बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज रख दिया जाता है। कोलकाता यानी कलकत्ता में स्थापना होती है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बहुदेववाद का विरोध किया, ठीक है। नैतिकता, सत्य और मानवता को जीवन का आधार बनाया। महिलाओं की शिक्षा पर काम किया। सती प्रथा उन्मूलन करवाया 1829 में। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन भी दिया, ठीक है। और इसके साथ में आप देखते हैं बाद में ब्रह्म समाज के जो है प्रवर्तक के बाद में यानी कि इनके सहयोगियों में देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का नाम आता है। राजा राम मोहन राय के बाद समाज में प्रमुख नेता के रूप में देवेंद्र नाथ ठाकुर आते हैं, केशव चंद्र सेन जी आते हैं। तो ये सभी लोगों ने भी इसके ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न 19वीं शताब्दी के धर्म का समाज सुधार आंदोलनों के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में धर्म का समाज सुधार आंदोलनों की जनसंख्या के नेतृत्व को मुख्यतः निम्न साधारण वर्ग, उदार रजवाड़े या नगरीय उच्च जातियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिजीवी। बिल्कुल का ऑप्शन होगा बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है। धर्म समाज सुधार आंदोलनों ने की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को कर सकता है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका? 19वीं शताब्दी के धर्म का समाज सुधार आंदोलनों के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? ऑप्शन ए बुद्धिजीवी वर्ग, ऑप्शन बी नगरीय उच्च जातियां, ऑप्शन गा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और ऑप्शन घा उदार रजवाड़े। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 19वीं शताब्दी में धार्मिक और जो सब सुधार आंदोलन है, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, सत्यशोधक समाज हो गया, इसका प्रभाव समाज के शिक्षित नगरीय और उच्च जाति वर्ग पर पड़ा है। तो नगरीय उच्च जातियां लगा सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर उन्हीं पर पड़ा है। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस समय शिक्षा का प्रसार केवल नगरों में ही था, गाँव वगैरह में लोग शिक्षित नहीं थे, तो वहाँ पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा था। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कई लोगों में हो सकता है। यहाँ पर आप देखते हैं का यानी बुद्धिजीवी वर्ग पर पड़ा, का खा और आपका घा यानी कि निर्धन साधारण उदार रजवाड़े पर पड़ा, यानी का खा और घा। इसका ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को पढ़ाइए। आपका जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु 1799 में हुई थी। 1799 वह समय था बेटा जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। टीपू सुल्तान की मृत्यु उसी युद्ध में हो जाती है, ठीक है। युद्ध में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हो रहा था। चौथा मैसूर युद्ध था। 4 मई की डेट को इनका निधन होता है। टीपू सुल्तान बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ता है और अंतोगत्वा शहीद हो जाता है 4 मई 1799 को। और उसकी मृत्यु के बाद मैसूर राज्य पर पूरा जो है अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है। और अंग्रेज लोग जो है बेसिकली आप देखते हैं कि वो जीत जाते हैं। 4 मैसूर युद्ध हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? 4 मैसूर युद्ध हुए हैं
जो इसके 2 तो टीपू सुल्तान ने लड़ा था और 2 हैदर अली ने लड़ा था। विस्तार से बताएं, बताएं कब कब हुआ था। देखिए मैसूर युद्ध की अगर बात करो, प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से। पहला मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पहले देखिए 1767 से लेकर के 1769 2 सालों तक ये युद्ध चला था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम है वो और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके बीच में हुआ था। हैदर अली ने यहाँ पर अंग्रेजों को हरा दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसने हरा दिया था बेटा? हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। आप देखेंगे कि हैदर अली जीत जाता है, यहाँ पर विजयी रहता है और अंग्रेजी सेना जो है हार जाती है। और फाइनली 1769 ईस्वी में ही एक संधि होती है। ये प्रश्न भी संधि वाला पूछा जाता है। 1769 में एक संधि होती है, मैंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसी मैंगलोर की संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया और इस तरीके से यहाँ पर पहला समाप्त हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की सैन्य प्रतिभा और नेतृत्व कौशल का पता चलता है और इसके बाद में फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 ईस्वी में। दूसरा मैसूर युद्ध शुरू होता है 1784। 4 सालों तक युद्ध चला, अंग्रेजों के बीच में ही था। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लड़ रहे थे अंग्रेजों से। बेसिकली दोनों पिता पुत्र हैं तो दोनों लोग युद्ध में जाहिर सी बात है लड़ेंगे। युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसकी जैसे मृत्यु होती है तो फिर इसके बाद में टीपू सुल्तान जो है युद्ध बंद नहीं करता, युद्ध जारी रखता है। 1782 ईस्वी में ही आप देखते हैं 2 साल युद्ध हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की, मतलब किसी बीमारी की वजह से हो जाती है, कुछ हुआ था उसकी मृत्यु हो जाती है। 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ युद्ध जो है फिर समाप्त होता है, ठीक है। और अंग्रेजों को कुछ हद तक हार का सामना करना पड़ा और संधि के बाद में फिर समाप्त होती है युद्ध, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा मैसूर युद्ध होता है, उसमें टीपू सुल्तान अब नेतृत्व संभाल लेता है 1790 ईस्वी में। 1790 में युद्ध होता है, 1792 तक युद्ध रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 2 सालों तक युद्ध लड़ा जाता है। अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू को आधे राज्य और 3 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा, यानी कि तृतीय युद्ध में आप देखते हैं टीपू सुल्तान जो है पराजित हुआ और अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा टीपू सुल्तान को। और इस तरीके से जो है ये इसमें थोड़ा सा डिफीट खाया। और जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, तीसरा मतलब चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ, 1799 में शुरू हुआ ये और उसी में आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा पराजित हो जाता है टीपू सुल्तान, मृत्यु हो जाती है 4 मई की डेट को। और इस तरीके से अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर पूरा का पूरा शासन जो है वो अब उनके हाथों में चला जाता है, ठीक है। पहले 2 युद्ध हैदर अली ने लड़ा और बाद के 2 युद्धों ने टीपू सुल्तान ने लड़ा। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन जो हुआ था किस संधि के द्वारा हुआ था बेटा? वो भी मैंगलोर की संधि के द्वारा ही हुआ था। का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद के स्वतंत्र राज आसफ जाही वंश का शासक कौन था? तो स्वतंत्र हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का शासक जो था उसका नाम था निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। निजाम उल मुल्क किस गुटा का था? तो ये था नूरानी गुटा का। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? जो है चिन किलिच खां ने। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने सूबेदार नियुक्त किया था? निजाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह ने जो है सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 1724 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? 1724 में निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है ये। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न, मुगल सूबेदार मुबारिज खां को किसने पराजित किया था? मुबारिज खां को निजाम उल मुल्क ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेज गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 से 1785 तक ये रहा। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार और युद्ध की नीति के लिए जाना जाता है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर की संधि जो समाप्ति हुई थी किसके द्वारा हुई थी बेटा?
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मद्रास की संधि, द्वितीय मैंगलोर की संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? उस समय कौन था बेटा? पहले में तो वारेन हेस्टिंग्स था, दूसरे में कौन था बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने के। द्वितीय में भी कौन था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था क्या? 1780 से 1784 तक जो है वही लड़ा था। तो इस समय वारेन हेस्टिंग्स जो था, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, ठीक है, कॉर्नवालिस। देखिए द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक, तो उस समय में देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, बिल्कुल राइट आंसर कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। तो 1784, 1780 से 84 में वही था कॉर्नवालिस, भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था? मतलब चारों युद्धों के समय गवर्नर जनरल की सूची क्या होगी? बताएं सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था 1767 1769 में, उस समय जो है उस समय आप देखते कोई उतना ज़्यादा नहीं था, वारेन हेस्टिंग से ही उस समय भी मान सकते हैं। और द्वितीय समय में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। द्वितीय समय में कौन था बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय समय में था, ठीक है। इसके बाद में फिर 1780 से 84 में द्वितीय हुआ था। 1790 से 92 में हुआ था, तो उस समय कौन था? उस समय भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, तृतीय में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली जो था वो 1799 में, वो मतलब चौथे में था। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ चुका है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था? चतुर्थ में लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, वेलेजली था, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी मैंगलोर की संधि। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति इसी संधि के द्वारा हुई थी, मैंगलोर की संधि। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जो है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ वो डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त करी गई थी? 1829 में समाप्त करी गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, और भारतीय अग्रदूत, जो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय के चलते जो है ऐसा हो पाया था। 1802 में बासीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बासीन की संधि जो हुई थी तो किसके किसके बीच में हुई थी? बासीन की संधि अंग्रेजों और बाजीराव के बीच में हुई थी। किसके बीच में बेटा? अंग्रेज और बाजीराव के बीच में हुई थी बासीन की संधि। अंग्रेज और बाजीराव, अंग्रेज और बाजीराव, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज तथा बाजीराव, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अंग्रेज बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, 1802 की बासीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव सेकंड या बाजीराव फर्स्ट? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। बासीन की संधि, बासीन की संधि किन दो मतलब कि 1802 वाली संधि? हाँ बिल्कुल, मराठा सत्ता और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और बाजीराव द्वितीय थे, उस समय पेशवा थे, और
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्राचीन प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्य काल में पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में, सी ऑप्शन। अधोलिखित युग्मों में कौन सा मिलान कीजिए, मतलब इनमें से मिलान कीजिए। देखिए, सतारा का जो विभाजन हुआ था 1947 में हुआ था, तो ये बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ 1849, तो ये गलत हो जाएगा। ये सतारा का विभाजन कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है। पंजाब का विलय जो हुआ था वो 1849 में हुआ था, 29 मार्च की डेट को 1849 में हुआ था, तो ये भी आपका 1848 गलत हो जाएगा। अवध का विलय 1856 में हुआ था, बिल्कुल सही है अवध का विलय, तो यानी यही वाला सही है। 1855 में झांसी का विलय जो 1856 में नहीं बल्कि 1858 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन जो है बताएं, मात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग इसका नाम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1853 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में किया गया था? ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो किया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। उपरोक्त की पदावलियों का सही काल अनुक्रम बताएं। देखिए, अगर सही काल अनुक्रम देखा जाए तो आप देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इन सभी ऑप्शन को आपको जो है सही काल अनुक्रम के हिसाब से सजाना है। तो आपका पहले कौन आएंगे, उसके बाद में कौन आएंगे, पूरा बताएं। पहले कौन आएगा बेटा? सबसे पहले आएंगे अपने वो क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन सबसे पहले आएंगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो होंगे सबसे पहले आएंगे, उसके बाद में फिर बाद में और सब आते रहेंगे। लॉर्ड कर्जन सबसे पहले आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आएंगे फिर लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड इरविन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय वायसराय का जो है क्रम बताएं। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल और लॉर्ड इरविन का शासनकाल। तो इरविन सबसे बाद में होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इरविन जो थे वो सबसे बाद में गांधी जी के समय में आए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लॉर्ड की अगर बात की जाए, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड इरविन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय सैनिक को उच्च जातीय भांडे के सैनिक की संख्या किसने दी थी? भारतीय सैनिक को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक की संख्या, भाड़े की संख्या यदि मेजर एडवर्ड्स ने दी थी कि ये भाड़े के सैनिक है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल की घटना सुमेलित है, बताएं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है सुमेलित कौन सा है? देखें, लॉर्ड एलन बेरो, सिंध का विजय, बिल्कुल यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि को इंदौर के होलकर राज ने स्वीकार नहीं की थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक मानते हैं? या स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड कैनिंग को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके और जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो वो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक पूछता स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है तो लॉर्ड किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन को ही मानते हैं। इसको लॉर्ड रिपन ही कर दीजिएगा। लॉर्ड उसको नहीं, लॉर्ड रिपन ही हो गए स्थानीय स्वशासन के जनक होंगे। इसका डी ऑप्शन ही लगा दीजिएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पर जो है, एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? तो लॉर्ड मतलब रिन हेस्टिंग्स या वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो किन नगरों के बीच में हुआ था भैया? हुआ था मुंबई से थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनाई थी। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सहायक संधि प्रणाली किसने लागू करी थी? बेली जली ने। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद राज्य ने सहायक संधि को स्वीकारा था किस सन में? 1798 में। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बेली जली के सहायक संधि को अवध राज्य में कब विलय किया गया था, स्वीकारा गया था? तो अवध राज्य को कब स्वीकारा गया था? 1801 ईस्वी में। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर इसका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में नहीं, 1760। बताएं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही 1767 से 1769। 1767 कहाँ पर है ऑप्शन में? 1767 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इसी को 67 कर लीजिएगा। ठीक है, 1767 हो जाएगा इसका। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 या 68 आप कर लीजिए, यहाँ पर 68 लगा दीजिए। खा ऑप्शन में दिया है, 68 ही लगा दीजिएगा। 1700, ठीक है, 1767 से 69 तक लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात की जाए तो 1803 से 1804 में लड़ा गया था। आंग्ल मराठा युद्ध कब कब लड़े गए थे? 4 युद्ध लड़े गए थे। तो कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो प्रथम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात की जाए तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में लड़ा गया था। पर मराठा पेशवा थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। पेशवा माधवराव सेकंड के उत्तराधिकारी विवाद के रूप में युद्ध लड़ा गया था। 1782 में अखंड संधि के द्वारा जो है सलबाई की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, उसके द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध लड़ा गया था 1803 से 1804 या 5 तक लड़ा गया था। ठीक है, 1803 से 5, 1803 से 5 तक लड़ा गया था। बेसिकली 3 से 5 तक आप मानेंगे। ठीक है, 3 से 4 भी कहीं के पर रहता, 305 भी कहते, तो 3 से 5 कर लीजिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 1803 से 5 तक लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? वैसे आप देखते हैं तृतीय मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? 1817 से 1818 तक लड़ा गया था। पेशवा सिंधिया भोसले थे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। 1818 में युद्ध समाप्त होता है पेशवा का अंत होने के बाद में। फिर 1818 के बाद में आप देखते हैं अंग्रेजों के मतलब कि आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद में फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो जाता है। जैसे मैसूर पर जो है समाप्त हो, मैसूर के लोगों ने जीत लिया था, ऐसे ही। तो कलकत्ता में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी किसने करी थी? फटाफट से आप बताएंगे। किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दिए। बिल्कुल, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेले जली ने करी थी। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1798 में 1798 से 1805 तक का समय काल लॉर्ड बेले जली का है।
1800 में स्थापना होती है इसकी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। ठीक है, खड़ी बोली के जो है प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में कॉलेज है, तो इसकी स्थापना यहीं पर करी गई थी। हिंदी, संस्कृत, फारसी और अन्य भाषाओं के अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। लॉर्ड बेलीजली का शासनकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805। बिल्कुल राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग तमाम सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो लॉर्ड बेलीजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल कब तक रहा? जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक रहा। ठीक है, 1805 से 1807 तक रहा। बेलीजली के बाद में यही आया था। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड मिंटो का बताएं। लॉर्ड मिंटो का प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल रहा बेटा वो कब से कब तक रहा है? वो 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक रहा है। 1807 से 1813 तक रहा प्रथम कार्यकाल इनका। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आप देखिएगा कि लॉर्ड मिंटो जो था, इसके बाद में आया था लॉर्ड वार्लो के। ठीक है, लॉर्ड वार्लो 1805 से 7 तक रहा। उससे पहले कौन था? बेलीजली था। 1798 से 1805 तक बेलीजली। बेलीजली के बाद में जॉर्ज वार्लो 2 साल के लिए 1805 से 7 तक। फिर 1807 से लेकर के 1813 तक, 7, 5, 12 और 6 सालों तक रहा लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? बताएं। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस गवर्नर ने महाराणा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी? किस गवर्नर जनरल ने के समय, बताएं, किस गवर्नर जनरल ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था? बताएं। लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था? तो लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था 1800 कब बना था? वारेन हेस्टिंग्स नहीं पूछा जा रहा है, बताएं। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट उसी समय पारित हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर, वारेन हेस्टिंग्स नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। का ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1775 से 1782, 1785 82 तक लड़ा गया था। 1782 कर लीजिएगा यहाँ पर, 1775 1782। ठीक है, 1775 1782 तक लड़ा गया था ये। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मैसूर राज्य का ब्रिटिश राज्य में कब विलय हुआ था? मैसूर राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था 1799 में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए भाई, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिल्कुल राइट आंसर आपका है हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो था बेटा कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है प्लासी युद्ध के बाद में। प्लासी का 1757 में हुआ था। फिर उसके बाद में कुछ दिन तक शांत रहा। फिर उसके बाद में मेजर हेक्टर मुनरो जो था उसके अधीन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब वही शासन कर रहा था, तो उसने आक्रमण किया था। भारतीय जो विरोधी थे शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और सिख और बंगाल के नवाब, ये सभी लोग मिल करके युद्ध लड़ते 1764 में। और उसके बाद में आप देखते यहीं से जो है कहीं ना कहीं भारतीय जो शासन सत्ता है वो बिगड़ जाती है और अंग्रेजों का दबदबा यहीं से बढ़ जाता 1764 से। बक्सर का युद्ध जो था, प्लासी के युद्ध में जो कमियां रह गई थी बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। सी ऑप्शन। भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री बताएं। भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1651 में फैक्ट्री बनी थी। ठीक है, 1651, वैसे 1612 में फैक्ट्री बन चुकी थी सूरत में, लेकिन वो वैसे फैक्ट्री नहीं बनी थी। सूरत की फैक्ट्री अहमदाबाद और गोवा के व्यापारिक केंद्र में, लेकिन 1651 में बेसिकली बनती है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था। ए ऑप्शन।
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? प्लासी के युद्ध समय जो था सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम अंग्रेज मैसूर युद्ध लड़ा हुआ। अंतिम अंग्रेज मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था 1799 में लड़ा गया था। बी ऑप्शन चौथा, जिसमें हार जाता है हैदर मतलब कि टीपू सुल्तान। पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन पराजित हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे जो थे पराजित हुए थे। और पानीपत का तीसरा लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और इन सभी के बीच में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, अवध को कंपनी ने कब अपने नियंत्रण में कर लिया था? अवध को कंपनी ने 1856 में अपने नियंत्रण में कर लिया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी साम्राज्य में झांसी को कब मिलाया गया था? अंग्रेजी साम्राज्य में झांसी को 1854 में मिला लिया गया था। अंग्रेजी साम्राज्य में झांसी को कब मिलाया गया था? 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1854 में जो है लाप्स सिद्धांत के तहत, लैप्स कहते हैं जिसको आप, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसके द्वारा अपना लिया गया था। इसी कारण से आप देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई जी ने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ा था। 1854 करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का सिंध प्रांत पर अधिकार कब हुआ था? अंग्रेजों का सिंध प्रांत पर अधिकार कब हुआ था बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। तो अंग्रेजों का सिंध प्रांत पर जो अधिकार हुआ था 1843 में हुआ था। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? बताएं। तो दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था, बाकी रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, इन सभी को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का पंजाब प्रांत पर अधिकार कब हुआ था? 1849 में हुआ था पंजाब प्रांत पर। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। बंगाल में द्वैध शासन नींव किसने रखी थी? बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी किसने बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था और लॉर्ड क्लाइव के समय में शुरू हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। आपको बता दूं फिर अगला वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आएंगे। ये 100 से अधिक क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही विस्तार से मैंने आपको समझाया है। ये बात आप ध्यान रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपने समझा। और बाकी आपको पीडीएफ वगैरह लेना तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ करके। और तमाम प्रकार की पीडीएफ लिखने वाले, प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप पर एसएमएस कर देना है। क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस लगेगी। उसी 100 रुपये में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है, या खुद जमा करनी है, या किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। आपको पूरा बारीकी के साथ सब कुछ विस्तार से दिया जाएगा मात्र 100 रुपीज़ फीस में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चूँकि ये आपके लिए एक न्यू चैनल है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।